Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में पर्यटन और पुरातत्व के बारे में। बात करें यदि पर्यटन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पर्यटन जो होता है किसी भी देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का जो विकास है उसको जो है विकास करने के उद्देश्य से यहाँ हमको 1978 में सन 1978 में राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना देखने को मिलती है। प्रदेश में पर्यटन के विस्तार, निजी निवेशक जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आकर्षित करने, पर्यटन की नीति के क्रियान्वयन एवं प्रदेश में समग्र पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन के कार्य के संपादन हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का जो गठन है 2017 में, यानी कि 22 फरवरी 2017 को यहाँ पे जो है इसका गठन किया गया। और बोर्ड के गठन के पूर्व जो गतिविधियां मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत थी, जैसे कि पर्यटन है, संवर्धन इकाई है, पब्लिसिटी है, योजना एवं साहसिक है, इसके अलावा जल पर्यटन है, ये सभी जो है अब मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के अंतर्गत आ गई है। अब मध्य प्रदेश में पर्यटन की अगर बात करूं मैं, तो पर्यटन को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ डिवाइड करके दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक जो पर्यटन स्थल है वो हमको देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के जो पर्यटन स्थल है वो अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं। वन्य प्राणी के पर्यटन स्थल और साथ में हमको देखने को मिलते हैं धार्मिक महत्व के कुछ पर्यटन स्थल। तो इन सभी को देखें तो ये सभी जो है मध्य प्रदेश में पर्यटन को लेकर काफ़ी लाभदायक सिद्ध होते हैं। खास करके जो प्रदेश है उसकी अर्थव्यवस्था में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के जो विभाजन, यानी छत्तीसगढ़ का जो विभाजन हुआ उसके पहले मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता था। यहाँ चारों ओर से बिखरी हुई प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता यहाँ पर रखती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक एक करके। जैसे कि पहला नंबर पर हमने देखे हैं ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि हमको जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनको हल करने में काफ़ी आसानी होगी। तो पहला हम देखिए यहाँ पे भीमबेटका की जो गुफा है वो देखने को मिलती है। तो जब बात करें भीमबेटका की, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा मध्य प्रदेश से, देखिए ये देखिए मध्य प्रदेश की जो राजधानी है इससे दूर हम देखते हैं रायसेन। तो यहाँ जो रायसेन है, रायसेन में ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं भीमबेटका की गुफा है, और ये विश्व धरोहर की श्रेणी में यहाँ पे देखी गई है। ठीक है, विश्व धरोहर की श्रेणी में यहाँ पे मतलब जो है इसको घोषित कर दिया गया है। ये गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर दूर दक्षिण में रायसेन जिले में स्थित है। गुफाएं जो है चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है, और यह मध्य प्रदेश की प्राचीनतम गुफा है जो कि पुरापाषाण संस्कृति का अद्भुत उदाहरण यहाँ पे मानी जाती है। इस गुफा को खोजने का श्रेय विष्णु बाकणकर को जाता है। ये आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं इस गुफा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित किया, और 2003 में इसको यूनेस्को यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर साइट के रूप में इसको घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही नेक्स्ट जो गुफा देखने को मिलती है उदयगिरी की गुफा है, और उदयगिरी की गुफा आपको विदिशा जिले में देखने को मिलती है। विदिशा कहाँ पे है? भोपाल के साइड में ही देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी साइड में विदिशा आपको देखने को मिल रहा जो है। और यहाँ हमको देखिए 20 गुफाएं देखने को मिलती है। ये जो गुफाएं है 4वीं-5वीं शताब्दी की गुफा है, और गुफा नंबर 1 से लेकर 20 तक जो जैन धर्म से संबंधित है, जबकि जो गुफा नंबर मतलब जो देखिए 1 और जो 20 है वो जैन धर्म से संबंधित है, और जो 5 नंबर की जो गुफा है वो बराह अवतार से संबंधित है। और ये गुप्त वंश की अद्भुत निर्माण कला के उत्तम उदाहरण के रूप में मानी जाती है। फिर भरथरी की जो गुफा है वो हमको देखने को मिलती हैं। तो भरथरी की गुफाएं कहाँ देखने को मिलेगी? देखिए आप देख सकते हैं उज्जैन, ये देखिए महाकाल की नगरी उज्जैन के अंतर्गत ये जो है भरथरी की गुफाएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पे देखिए कुल गुफाएं की संख्या अगर देखें तो 9 है, और जिनमें से कुछ खंडित भी हो चुकी है। परमार वंश के राजाओं ने इन गुफाओं का निर्माण कराया था 11वीं शताब्दी में, राजा भरथरी की स्मृति में कराया था। और ये गुफाएं उज्जैन से लगभग 12 किलोमीटर दूर यहाँ पे स्थित है। साथ ही हम देखें मृगेंद्रनाथ की गुफाएं, तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग द्वारा इस गुफा की खोज जो है 2009 में, सन 2009 में इसकी खोज की गई थी, और ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके साथ ही यह गुफा जो है कहाँ कहाँ पे है? रायसेन जिले। तो रायसेन में देखिए भीमबेटका भी है, और रायसेन जिले में मृगेंद्रनाथ की गुफा भी आपको देखने को मिलती हैं। फिर देखते हैं बाघ की गुफाएं, तो ये जो है धार जिले में, धार जिले यानी कि देखिए यहाँ पे आपको पीथमपुर देखने मिलेगा धार में, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, और यहाँ बाघ की गुफाएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बागनी नदी के किनारे। इन गुफाओं का आकलन अजंता की गुफाओं के कलाकृति भित्ति के समान रूप में की जाती है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी गुफा है जिनकी तुलना जो है अजंता की गुफाओं से की जाती है, तो ये है बाघ की गुफा है। ठीक है,
इसके साथ ही इनकी जो संख्या है 9 है और जिनमें से 4 नष्ट हो गई है। गुफा नंबर 2 में जो है 2 में 5 बौद्ध मूर्तियाँ पाई जाती है। गुफा नंबर 4 में रंग महल है यहाँ पे। इसके साथ ही माड़ा की गुफा या मारा की गुफा आपको देखने मिलेगी सिंगरौली, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में ये देखने को मिलेगी। और सिंगरौली का जो गठन है 2008 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही पचमढ़ी की जो गुफा है आपको होशंगाबाद जिले में देखने मिलेगी। होशंगाबाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के नक्शे में। होशंगाबाद जिले में जो पचमढ़ी है, पुरातात्विक महत्व की 2 प्रमुख गुफाएं यहाँ पे स्थित है, जिनमें पांडव गुफा और महादेव गुफा भी शामिल है। इसके साथ ही बिलोवा की गुफा आपको देखने मिलेगी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। ग्वालियर कहाँ पे है? ग्वालियर आप देखिए, ये देखिए हेड, यानी कि मध्य प्रदेश के हेड में आपको देखने को मिलेगा ग्वालियर में बिलोवा की गुफा है। ठीक है, 11वीं और 12वीं शताब्दी में इनका जो है इनके मध्य इनका निर्माण काल माना जाता है। आदमगढ़ की जो गुफा है वो आपको देखने मिलेगी होशंगाबाद में। होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेगी। सैलकृत जो चित्रित गुफा है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गई हमारी कुछ ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल। यहाँ देखें कुछ। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं? 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीसी प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीसी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है? आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10। सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। दुर्ग देख लेते हैं। दुर्ग मतलब किले या दुर्ग हम देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने मिलेगा कौन सा? ग्वालियर का दुर्ग। ग्वालियर का दुर्ग ये देखिए ग्वालियर। और ये जो है इतना बड़ा और सुदृढ़ दुर्ग है कि इसे भारत के किलों का सिरमौर यानी कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्वालियर शहर की स्थापना 8वीं सदी में सूरज सेन नामक सरदार ने की थी तथा इस शहर का नामकरण एक जो महान संत है ग्वालिया यानी गालो ऋषि थे, उनके नाम पर जो है इसका नाम ग्वालियर पड़ा। और जिसने उसे जो है एक घातक रोग से मतलब ठीक किया था। इसके अलावा हम देखें तो जो ग्वालियर है इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया। और किले की जो स्थापना है 989 सालों, ठीक है, 989 सालों तक जो है इस मतलब यहाँ पे इसकी स्थापना जो है किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर जो है पाल वंश ने राज किया। और इसके बाद प्रतिहार वंश ने यहाँ राज किया। साथ ही में हम देखें कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके अलावा इल्तुतमिश है, साथ में महाराजा जो देवबरम है उनने भी ग्वालियर वंश मतलब जो तोमर राजवंश की नींव इसमें रखी। तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा मानसिंह थे। इन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजरी महल भी यहाँ बनवाया। 1736 में देखें तो जाट राजा भीम सिंह राणा ने इस किले पर जो है अपना आधिपत्य जमाया। 1779 में सिंधिया कुल के जो मराठा क्षत्रप थे इन्होंने जो है इसको जीता और अपनी सेना यहाँ तैनात कर दी। साथ ही अगर देखें तो जो ग्वालियर के विशाल दुर्ग में हम देखें तो 5 द्वार देखने को मिलते हैं। आलमगीर का दरवाज़ा देखने को मिलता है, हिंडोला का दरवाज़ा, गुजरी महल का दरवाज़ा, चतुर्भुज का दरवाज़ा, हाथी फोड़ दरवाज़ा, ये सभी ये जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस दुर्ग की अगर बात करें तो बादल महल, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर जिसे सहस्त्रबाहु मंदिर बोला जाता है, चतुर्भुज मंदिर, तेली का मंदिर जिसे तेलंगाना मंदिर बोला जाता है, ये सभी दर्शनीय स्थल यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
इसके अलावा भी हम देखें तो ग्वालियर के किले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी है, दाता बंदी छोड़ नाम से ये स्थित है। और दूसरा हम देखें तो धार का जो किला है, धार का किला देखने को मिलेगा। देखिए धार आप देखिए इंडिकेशन यहाँ पे मध्य प्रदेश के नक्शे में। और इसका जो निर्माण है हम देखें तो 1344 में इस किले का निर्माण जो है दक्षिण के विजय के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद असीरगढ़ का किला देखने को मिलता है, दुर्गम पहाड़ी में। असीरगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? बुरहानपुर, दक्षिण के द्वार का जो जिला है उसमें गेटवे टू सदर्न इंडिया इसको बोला जाता है, इन्हें दक्षिण का द्वार या दक्कन का दरवाजा बोला जाता है। यहाँ पे स्थित है असीरगढ़ का किला। इसके साथ ही चंदेरी का किला हमको देखने को मिलता है। चंदेरी का किला यानी कि अशोकनगर में ये देखने को मिलता है चंदेरी का किला, ठीक है। और इस किले का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने करवाया था 11वीं बेतवा नदी के किनारे 11वीं शताब्दी में। इसके साथ ही गिन्नौरगढ़ के किले की अगर बात करें तो ये भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। कहाँ पे? रायसेन, ठीक है। रायसेन आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के नक्शे में रायसेन में है। और जिस पर जो है एक किला बना हुआ है उसे गिन्नौरगढ़ का किला कहा जाता है। महाराजा जो उदयवर्धन थे उन्होंने 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था, ठीक है। यहाँ तोते बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए जो है तोतों का किला इसको कहा जाता है गिन्नौरगढ़ को। रायसेन का दुर्ग, तो रायसेन का दुर्ग कहाँ पे है? ये देखिए रायसेन में ही स्थित है, ठीक है। और राजा रास बसंती द्वारा निर्मित जो राजा रोहित का जो महल है तथा बादल महल दोनों ही ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओरछा आप देख सकते हैं, ये जो है ओरछा के किले का निर्माण जो है हम पहले देखें तो यहाँ टीकमगढ़ में हुआ करता था, परंतु अब जो है ओरछा कहाँ चला गया? निवाड़ी जिले में जो है 3 तहसील निकालकर निवाड़ी जिले का निर्माण कराया गया। तो ओरछा भी आपको वर्तमान में निवाड़ी जिले में देखने को मिलेगा। और ये बेतवा नदी के किनारे 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। इसके साथ ही हमको जो है मंदसौर का किला देखने को मिलता है। तो मंदसौर आपको देखने मिलेगा, देखिए ये यहाँ पे राजस्थान के किनारे, सॉरी ये राजस्थान के किनारे आपको जो है और जो मंदसौर का किला है वो देखने को मिलेगा। और यह किला जो है सिबना नदी के किनारे यहाँ पे स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। मंदसौर को प्राचीन काल में दसपुर या फिर दसापुर कहा जाता था। और इस किले में जो है 12 दरवाजे हैं, जिसमें खानपुर का दरवाज़ा, भाई दरवाज़ा, महादेव घाट का दरवाज़ा, मंडी दरवाज़ा, ये सभी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हिंगलाजगढ़ का जो किला है वो कहाँ देखने मिलेगी? ये भी आपको मंदसौर जिले में ही भानपुरा तहसील में देखने को मिलेगा। इसके साथ नरवर का जो किला है, नरवर का किला आपको शिवपुरी जिले में देखने मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये मध्य प्रदेश के ऊपर आप देख सकते हैं शिवपुरी जिला। और शिवपुरी देखिए यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश से भी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है और राजस्थान से भी, ये भी आपको याद रखना है। तो नरवर का किला कहाँ देखने मिलेगा? शिवपुरी जिले में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप देखें बांधवगढ़ का किला, तो बांधवगढ़ का किला आप देख सकते हैं, यह किला जो है विंध्याचल पर्वत की जो बीहड़ जंगल है उसमें ऊंचाई पर स्थित है। और इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है क्षीर सागर कुंड और चमत्कारी योगी जो समाधि वो भी देखने को मिलेगा। अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ आपको जो देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे आपको जो है पन्ना जिला देखने को मिल रहा है। बांधवगढ़ तो आपको उमरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अजयगढ़ आपको पन्ना में देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो है दुर्ग और किले हमारे देखने को मिले। कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पे जो है समाधियाँ और मकबरे होते हैं। देखिए समाधि जो होती है हिंदू के लिए होती है और मकबरे जो होते हैं मुस्लिम के लिए होते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ हम ये देख लेते हैं और ये नक्शे में आप इंडिकेशन करते रहिए। तो तानसेन की जो समाधि है ग्वालियर में देखने मिलेगी। बेसिक तौर पर जो डिटेल है आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में देखने मिलेगा। महारानी सांख्या राजेश सिंधिया का मकबरा आपको ये जो है ये तानसेन का जो समाधि है, ठीक है। ये जो समाधि है मैंने बताया था हिंदू के लिए और मकबरा जो होता है मुस्लिम के लिए होता है। तो यहाँ देखिए मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में, ये सिंधिया जो है महारानी सांख्या राजेश सिंधिया की जो समाधि है शिवपुरी में, रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में, बेजू बावरा की समाधि चंदेरी में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में, पेशवा बाजीराव की समाधि आपको खरगोन में देखने को मिलेगी। काना बाबा की समाधि आपको सोडलपुर हरदा में, मुमताज़ बेगम की जो कब्र है बुरहानपुर में, होसंग शाह का मकबरा आपको मांडू में देखने को मिलेगा। दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में, तात्या टोपी की समाधि शिवपुरी में, रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में। इसके साथ ही कुछ और है जैसे कि अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा धार में, पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में, झलकारी बाई जो कि रानी लक्ष्मीबाई की सहायक थी उनकी समाधि आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी। गिरधारी बाई जो है उनकी समाधि आपको मंडला में देखने को मिलेगी। इसके साथ हम देख सकते हैं कुछ महल जिनके ज़िले हैं जो कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे देखिए गुजरी महल आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, जय विलास महल जो है ग्वालियर में, मोती महल ग्वालियर में,
रानी रूपमती महल मांडू में, असरफी महल मांडू में, दाई का महल मांडू में, हिंडोला महल मांडू में देखने मिलेगा, जहाज महल मांडू में, राजा रोहित का महल रायसेन में, इत्रदार महल आपको रायसेन में देखने मिलेगा, बादल महल आपको रायसेन में देखने मिलेगा। इन जिलों को आप यहाँ पे इंडिकेशन करते रहिए मैप में, तो आपके लिए जो है याद करने में काफ़ी आसानी होगी, रटना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए कुछ और जो है आपको महल देखने को मिलेंगे, जैसे जहांगीर महल आपको ओरछा में, मोती महल मंडला में, रानी का जो महल है मंडला में, राजा अमन महल आपको अजयगढ़ पन्ना में, खरबूजा महल धार में, मदन महल जबलपुर में, नौखंडा महल चंदेरी में देखने मिलेगा, सतखंडा दतिया में, गोहद का किला भिंड में, अटेर का किला ये भिंड में। ये सभी हमने महल देखे, उनकी लोकेशन देखें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ साइड में दी है, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे मैप में भी इंडिकेशन कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए हम ऊपर से चलते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ग्वालियर में। तो ग्वालियर में आप देख सकते हैं ग्वालियर में क्या क्या है। देखिए ग्वालियर का दुर्ग है, गुजरी महल है, मोती महल है, जय विलास महल है। और भिंड में आपको गोहद का किला, अटेर का किला देखने को मिलेगा। दतिया में आपको सतखंडा महल देखने को मिलेगा। टीकमगढ़ में आपको जहांगीर ओरछा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, जहांगीर महल देखने को मिलेगा, हालांकि ये अभी निवाड़ी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। पन्ना में आपको अजय राजा अमन महल देखने को मिलेगा, अजयगढ़ के अंतर्गत। सागर में आपको राहतगढ़ का किला देखने को मिलेगा। उसके साथ हम देखें उमरिया में आपको बांधवगढ़ का किला, जबलपुर में आपको मदन महल देखने को मिलेगा, मंडला में मोती महल, रामनगर में रानी महल या बघेलिन महल और राय भगत की कोठी। इसके साथ ही आप देखें मांडू, तो मांडू में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। रानी रूपमती का महल, असरफी महल, दाई का महल, हिंडोला, जहाज महल, खरबूजा महल। मंदसौर में मंदसौर का किला, हिंगलाजगढ़ का किला भानपुरा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। रायसेन की अगर बात करें तो ये रायसेन है। ठीक है, मध्य प्रदेश के नक्शे में रायसेन देखिए, गिन्नौरगढ़ का किला, राजा रोहित का महल, इत्रदार महल और बादल महल ये देखने को मिलेंगे। अशोकनगर की अगर बात करें तो यहाँ देखिए अशोकनगर में आपको दो चीज़ें देखने मिलेगी, चंदेरी का किला, नौखंडा का महल। शिवपुरी में आपको नरवर का किला। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, मतलब यहाँ पे लोकेशन यहाँ देख लिए। एक और है देखिए बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही देखिए कुछ आपको प्राकृतिक सौंदर्य में मैंने बताया चचाई जलप्रपात, जो कि बिहड़ नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, 130 मीटर और काफ़ी आकर्षक और मनोरम दिखाई देता है। साथ ही कपिल धारा और दुग्ध धारा की अगर बात करें तो ये नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ इसके अलावा देखिए वन्य प्राणी से संबंधित बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान हम देखें तो उमरिया के अंतर्गत, कान्हा किसली मंडला में आपको देखने मिलेगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। ये सभी चीज़ें हमने बेसिक तौर पर नेशनल पार्क के अंतर्गत कवर कर ली हैं, तो आप उनमें अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपका ये कवर हो जाएगा। इसके साथ ही हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल देखें तो भोपाल में हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी में ये देखिए यहाँ ताजुल मस्जिद है। खंडवा में आपको ओंकारेश्वर मंदिर, दादाजी का दरबार देखने को मिलेगा। अनूपपुर अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम देखने को मिलेगा। 52 गजा जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। भगवान आदिनाथ की विशाल मूर्ति यहाँ देखने को मिलेगी। उज्जैन में आपको महाकालेश्वर यानी कि जो मंदिर है वो देखने को मिलेगा। जंतर मंतर जो है वो भी देखने को मिलेगा। उसके बाद खजुराहो में शिल्पकला युक्त मंदिर देखने को मिलेगा। चित्रकूट में पौराणिक स्थल, मैहर में माँ शारदा का मंदिर, और महेश्वर की अगर बात करें तो महेश्वर में आपको भव्य मंदिर जो घाट है वो देखने मिलेगा। सांची में बौद्ध तीर्थ मिलेगा। प्रसिद्ध स्तूप भी यहाँ पे, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है। ओरछा यहाँ पे देखें किला जो है राम मंदिर है। और ग्वालियर में फूलबाग है, सूर्य मंदिर है। दतिया में पीताम्बरा पीठ है, सोनागिरी। उसके बाद ओंकारेश्वर में आपको ज्योतिर्लिंग मंदिर और मानधाता का मंदिर देखने को मिलेगा। तो इनकी लोकेशन आप मध्य प्रदेश के नक्शे में यहाँ पे ट्रेस कर दीजिए, आपके दिमाग में जो है पिक्चर फॉर्म में ये फिट हो जाएगा। इसके बाद कुछ पुरातात्विक स्थल है तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे नागदा कहाँ पे देखने मिलेगा, उज्जैन में। ठीक है, पाषाणकालीन ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता, ये ताम्रपाषाण युग सभ्यता का जो प्रमाण यहाँ पे प्राप्त हुए हैं चंबल नदी के किनारे। एरण जो है सागर के अंतर्गत, ये सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य यहाँ भारत के अंतर्गत मिले। भीमबेटका रायसेन में। पाषाणकालीन गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई है। पीत नगर जो है खरगोन में। 2500 वर्ष पूर्व जो है बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए। और खलघाट जो है धार के अंतर्गत 2000 वर्ष पुरानी वस्तु प्राप्त हुई है जो भगवान बुद्ध के अनुयायियों से संबंधित है। तो ये चीज़ें देख लीजिए आप यहाँ से लोकेशन ट्रेस करके। साथ ही आप देखें तो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भी देखने को मिलता है, जिसके तहत जो है यहाँ देखिए जल पर्यटन नीति जो है लागू की गई और जो मध्य प्रदेश को जो है राष्ट्रीय सम्मान भी यहाँ पे प्राप्त हुए। तो ये बेसिक तौर पर हम देख लेंगे बाद में। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो मैंने धार्मिक स्थल बताया वो भी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि दतिया में आपको पीताम्बरा पीठ देखने को मिलेगी। ग्वालियर में आपको बिलोवा की गुफा है। उसके बाद यहाँ देखिए टीकमगढ़ में ओरछा देखने को मिलेगा। छतरपुर में खजुराहो विश्व धरोहर स्थल देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखें सागर में आपको एरण जो है सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य देखने को मिलेंगे। सतना में चित्रकूट और मैहर देखने को मिलेगा। रीवा में चचाई जलप्रपात, सिंगरौली में माड़ा की गुफाएं ये हम पहले देख चुके हैं। उमरिया में आपको बांधवगढ़, अनूपपुर में अमरकंटक, कपिल धारा, दुग्ध धारा देखने को मिलेगा। जबलपुर में भेड़ा घाट,
होशंगाबाद की अगर बात करें तो पचमढ़ी, आदमगढ़ की गुफाएं, और ये देखिए पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण देखने को मिलेंगे। रायसेन, देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के किनारे पर रायसेन जो जिला है उसमें सांची है, भीमबेटका है, मृगेंद्रनाथ की गुफा है, भोजपुर, ये देखने को मिलेगा। अब खंडवा की बात करें तो ओंकारेश्वर देखने को मिलेगा, हनुवंतिया टापू। खरगोन में आपको महेश्वर, नवदा टोली, ताम्रपाषाण युग स्थल देखने को मिलेगा। बड़वानी में आपको 52 गजा भगवान आदिनाथ की प्रतिमा देखने को मिलेगी। धार में बाकी की गुफाएं जो कि यहाँ देख सकते हैं, जो बाघ की गुफा है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देख सकते हैं जो उज्जैन है, उज्जैन के अंतर्गत पहले तो हम विदिशा देख लेते हैं। विदिशा में हॉलीडोरस गरुड़ स्तंभ देखने को मिलेगा, ग्यारसपुर, उदयगिरी की गुफा है। फिर उज्जैन की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं महाकाल का मंदिर, भरतरी की गुफा है, कायथा जो कि काली सिंध नदी के किनारे स्थित ताम्रपाषाण युग स्थल है, नागदा चंबल नदी के किनारे स्थित है, ताम्रपाषाण युगी कालीन जो स्थल है, और जंतर मंतर, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन की। ये तो हमने देख लिया बेसिक तौर पर कुछ ओवरव्यू कंप्लीट रूप से मध्य प्रदेश के अंतर्गत, और अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, ताकि हमारा जो है कंप्लीट रूप से चारों डायमेंशन से यहाँ पे इस टॉपिक को हम कवर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, मध्य प्रदेश की जो है, मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफा के समकालीन यहाँ पे माना जाता है? तो मैंने बताया था बाघ की गुफा यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अजंता की गुफाओं के समकालीन इसको माना जाता है। ठीक है, और अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की यह गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती है। तो बौद्ध चित्र के प्राण कौन सी कही जाती है? ये बाघ की गुफाएं, ये जो हमने अभी देखे हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए बाघ की गुफाएं बौद्ध विहारों के रूप में विकसित की गई है। इन्हें बौद्ध चित्र के प्राण भी कहा जाता है। रंगीन चित्रकारी के कारण इन्हें रंग महल भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की इन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है। तो हम देख सकते हैं उदयगिरी की जो गुफाएं है उनका संबंध किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और देखिए गुप्त राजा चंद्रगुप्त के मंत्री वीरसेन ने उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण कराया था। इन गुफाओं में 1 से 20 तक जो इनका संबंध 20 मतलब जो है 1 से 20 का संबंध जैन धर्म से माना जाता है। उदयगिरी की किस गुफा में बराह अवतार का चित्रण किया गया है? तो ये देखिए गुफा नंबर 5 हमने जो देखे थे, यहाँ पे बराह अवतार का चित्रण किया गया है, ये हम देख चुके हैं। मध्य प्रदेश के किस किले को जौहर कुंड मतलब किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? तो ये देखिए चंदेरी, चंदेरी जो कि आपको अशोकनगर में देखने मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जौहर कुंड काफ़ी प्रसिद्ध है। 800 यहाँ पे देखिए बाबर के आक्रमण के समय 800 राजपूत रानियों ने जौहर कुंड में जलकर भस्म हो गई थी, और इस किले में हवा महल तथा नौखंडा महल भी दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। राजा नल और दमयंती की जो प्रणय गाथा है उससे संबंधित ये कौन सा किला जुड़ा हुआ है? तो नरवर का किला जो है राजा नल और दमयंती से संबंधित है, जो कि शिवपुरी के समीप यहाँ पे पहाड़ी पर देखने को मिलेगा। राजा नल की राजधानी थी। निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो ये मंदसौर का जो किला है उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। और देखिए जय विलास जो महल है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये ग्वालियर के किले में स्थित है जय विलास महल। इसके साथ ही मांडू में निम्न में से कौन सा महल यहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखिए रानी रूपमती का महल देखने को मिलता है, असरफी महल है, दाई का महल। तो ये सभी आपको कहाँ देखने मिलते हैं? मांडू में। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि यहाँ पे देखने को मिलती है? तो ये सिंधिया वंश के 2 व्यक्ति की समाधि यहाँ देखने को मिलती है। यानी कि देखिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला है, यहाँ पे 2 व्यक्ति जैसे महारानी सांख्या राजे सिंधिया और महाराज माधवराव सिंधिया, इन दोनों की समाधि आपको यहाँ देखने को मिलती है शिवपुरी जिले में। मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल की खोज जेम्स फारसनाथ ने की थी? तो यहाँ ये जो है इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपने एमपी पढ़े होंगे मध्य प्रदेश का जीके, तो आप इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बाकी चीज़ों का तो मैं सभी चीज़ों का आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा अमन का जो महल है किस किले में देखने को मिलता है? तो यहाँ अजयगढ़ का जो किला है यहाँ पे राजा अमन का महल देखने को मिलता है पन्ना के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ देखिए 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने इसका निर्माण कराया था, राजा अमन का महल यहाँ पे, जो कि पत्थर में बारीक पच्चीकारी का जो है अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। जहांगीर ने इस जगह शरण ली थी। तो ये देखिए ओरछा का जो दुर्ग है यहाँ पे जहांगीर ने शरण ली थी। मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल से जो है चित्रित शैलकृत गुफाएं यहाँ देखने को मिलती है? तो यहाँ देखिए आदमगढ़ की जो गुफाएं है वो यहाँ पे होशंगाबाद के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ शैलकृत गुफाएं देखने को मिलती है। इंद्रगढ़ पुरास्थल किस जिले में स्थित है? तो इंद्रगढ़ पुरास्थल आपको मंदसौर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आप देखें भरहुत स्तूप जो है इसकी खोज किसने की थी? तो ये जो है कनिंगम ने इसकी खोज की थी। और यहाँ देख सकते हैं 1873 में कनिंगम के द्वारा ये जो है इसका पता लगाया गया था भरहुत स्तूप का।
इसके साथ ही वर्तमान जो तेवर ग्राम है किस पुराने नगर के नाम से विख्यात था, तो ये त्रिपुरी के नाम से विख्यात था वर्तमान तेवर ग्राम। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है और यह किसका मतलब यह अभिलेख किसका था, तो ये तो आपको सागर में देखने को मिलता है और ये जो है भानुगुप्त का अभिलेख यह देखने को मिलता है एरन, जहाँ पर सती प्रथा के प्रथम उदाहरण यहाँ देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत साक्ष्य। चीनी यात्री हिंसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था, तो ये जो है माहिष्मती। और माहिष्मती की अगर बात करें, देखिए महेश्वर के नाम से जाना जाता है ये माहिष्मती चेदी जनपद की राजधानी रहा है। माना जाता है कि चीनी यात्री हिंसांग ने लगभग 640 में इस स्थल का भ्रमण किया, जिसके अनुसार उस समय यहाँ शासक जो है यहाँ का जो शासक था ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश के इस पुरस्थल से जो है मानव खोपड़ी के कंकाल प्राप्त हुए, तो जो है हथनौरा। और इसकी बात करें तो होशंगाबाद जिले में जो है स्थित है हथनौरा, ये आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के जो है निम्न में से किस पुरातात्विक जो महत्व के स्मारक है उसको राज्य संरक्षित घोषित किया गया है, तो ये जो है खूनी भंडारा। और खूनी भंडारा की अगर बात करें तो बुरहानपुर जिले में ये जो है पुरातात्विक महत्व के स्मारक के रूप में खूनी भंडारा को राज्य मतलब जो है राज्य घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी की है। मध्य प्रदेश की जो है प्रथम पर्यटक नगरी का गौरव किस जिले को प्राप्त है, तो ये जो है शिवपुरी जिले को प्राप्त है, जो कि ऊपर देखने को मिलता है। और ये देखो शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है। चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था, ये जो है राजा कीर्तिपाल ने इसका निर्माण कराया था। और चंदेरी आपको अशोकनगर के अंतर्गत बेतवा नदी के किनारे देखने को मिलता है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। जबलपुर स्थित मदन महल किले का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो ये जो है राजा मदन शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया 1200 ईस्वी में। ठीक है। निम्न स्थलों में बंदर कुदनी जो है कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ पे है, ये आपको भेड़ाघाट में देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे है, ये जबलपुर के अंतर्गत। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो है जीवन रेखा जो है कौन कही जाती है, नर्मदा नदी। और यहीं पे आपको ये स्थल देखने को मिलेगा जो कि जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में स्थित है। यहाँ पर नर्मदा नदी जो ऊँची पहाड़ी है वो उसके मध्य एक संकरी धारा के रूप में ये बहती है। इसके बाद निम्न में से हमको असत्य बताना है, तो ये देखिए यहाँ पे चंदेरी का जो किला है वो आपको देखने को मिलेगा गुना के अंतर्गत। तो ये देखिए असत्य को बताना, ठीक है। और बांधवगढ़ का किला आपको कहाँ देखने मिलेगा, उमरिया में, बिल्कुल सही। गुजरी जो है आपको ग्वालियर में देखने मिलेगा। और असीरगढ़ का जो किला है चंदेरी का किला आपको कहाँ मिलेगा, गुना में नहीं मिलेगा, ये आपको अशोकनगर में देखने को मिलेगा। और असीरगढ़ भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, असीरगढ़ भी आपको जो है बुरहानपुर में। तो ये दो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कुछ गलत है, जैसे चंदेरी का किला अशोकनगर में होना था, तो ये बिल्कुल सही था। बांधवगढ़ का किला तो उमरिया में है। गुजरी महल आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, ये उमरिया में। और ये असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में। तो ये दो ऑप्शन यहाँ गलत है, तो हालांकि ये इसका आंसर तो दो हो नहीं सकता, तो आप याद रख लीजिए इसको। निम्न में से किसकी जो है छतरी मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ देखिए चैन सिंह है, बाजीराव, उसके बाद मस्तानी बाई, ये तीनों की है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखें तो निम्न में से जो है कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये जो है यहाँ देखिए मुक्तागिरी, बिल्कुल सही। सोनागिरी, कुंडलवन, ये सभी जो है जैन तीर्थ स्थल है। परंतु सांची की अगर बात करें, सांची हम देख सकते हैं, सांची यहाँ पे इसका राइट आंसर है, क्योंकि जैन तीर्थ स्थल जो मुक्तागिरी बैतूल में है, सोनागिरी दतिया में है, गुम्मटगिरी इंदौर में, कुंडलवन दमोह में, पुष्पगिरी सोनकच्छ में, परंतु जो सांची है वो बौद्ध स्तूप के रूप में जाना जाता है। तो ये तो होगा हमारे कुछ पर्यटन से संबंधित सारे डायमेंशन हमने कवर किए यहाँ पे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, जैसे कि आप जो पढ़े ओवरव्यू उससे रिलेटेड, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैंने बता दिया। आप कुछ क्वेश्चन बनाकर खुद भी प्रैक्टिस करिए यहाँ पर। ठीक है। तो हम जो इसके बाद का टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उत्तर लेखन जो है उसको मतलब मेंस के लिए, और जो चर्चा परिचर्चा ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप
प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चला जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।